हेलो बच्चों। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं जो जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसका पूरा सीरीज लेकर आने वाला हूँ। इसमें मैं पूरा बेसिक से लेकर मेंस नीट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका जो होगा बच्चों क्लियर होगा। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो असाइनमेंट भी सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बच्चों फोर्स के बारे में। आपको भी पता है कि फोर्स क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप क्या करते हो बच्चों, यहाँ पर इसको पुल करते हो या पुश करते हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया या पुल पुल कर दिया या पुश कर दिया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होती है। अब स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर से स्टेट ऑफ मोशंस में जो होगी वो चेंज होगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हो सकता है कि वो मोशन में आ जाए, या फिर से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या हो सकता है, रेस्ट में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप एक डोर को ओपन करना चाहते हो, तो जब डोर को ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, डोर को पुल करते हो, ठीक है। तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो है उसकी पोजीशन में, डोर की पोजीशन में जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशंस को चेंज करना है तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये जो पुल या पुश हम लोग करते हैं, जिससे स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस चेंज हो जाती है मोशन की, तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब बात आती है बच्चों कि फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि फोर्स जो है वो कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, क्योंकि अगर आप डोर है, ये डोर है बच्चों, मान लो जैसे मैंने एक यहाँ पर डोर बना दिया और इसको आप क्या करते हो, पुल करते हो, ठीक है। तो पुल करोगे तो क्या होगा, ओपन होगा। और जब आप पुश करोगे ये डोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, आपके घर में अभी आसपास में डोर होगा तो आप देखो, आप पुल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शंस पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से हम लोग अप्लाई करें, जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, एक जो है पर्सन यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, दूसरा एक पर्सन है इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, क्या ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा क्या बच्चों, नहीं मूव करेगा। आप यहाँ पर क्या बोल देते हो कि सर यहाँ पर जो नेट फोर्स हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर को आपने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, और इधर जो है आपने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो प्लस और माइनस जो हो गया मिलकर जीरो हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो ये किस चीज़ में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, आप नेट फोर्स जीरो बोलते हो। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा, फोर्स इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। तो सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होता है। जैसे अभी आप डोर को ओपन करना चाहते हो तो आप क्या हो गए, सोर्स हो गए, और जो डोर हो गया बच्चों वो क्या हो गया, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, और इससे क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो बच्चों, पुल करते हो या पुश करते हो, तो फिर जो है हमारा इसमें फोर्स अप्लाई हमें करना पड़ता है। ओके, अब बात आती है कि फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है। यूनिट जो है बच्चों, अब फोर्स का आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास जो होता है वो केजी होता है, मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास केजी पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये एसआई यूनिट होता है, या फिर इसे हम लोग न्यूटन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन साहब ने इसको दिया था। ये इसका सीजीएस सॉरी एसआई यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो किलोग्राम को आपको पता है कि हम लोग ग्राम में लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं, और पर सेकेंड स्क्वायर ये सीजीएस यूनिट हो गया बच्चों, ठीक है। और 1 न्यूटन जो है बच्चों, ये आपको बेसिक क्लासेस में बताई गई होगी, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक और टर्म आता है किलोग्राम फोर्स। देखो ये सारा चीज़ आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये सारे के सारे चीज़ जो है पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो किलोग्राम फोर्स जो है, ठीक है, वो जो है वो भी आपका
यूनिट है फोर्स का ही, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। डायमेंशन का बात कर दिया जाए तो डायमेंशन जो है एम एल टी माइनस टू, मास जो है उसके लिए एम होता है और एक्सीलरेशन के लिए एल टी माइनस टू होता है, तो डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो कितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं बच्चा। कौन कौन सा होता है? तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, ठीक है। ग्रेविटेशनल के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इसके साथ साथ जो है बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपके 4 फोर्सेस होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कहीं ना कहीं आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 6-7 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में क्या होता है बच्चों, इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस आर है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू जी m1m2/r²। जैसे मैं और आप अगर मान लो सामने होते तो हम दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या आपके आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो ऑब्जेक्ट आपको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर से आप उन सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करें, यानी आप दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। बट इस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है बच्चों बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से एक्सीलरेशन जो आता है वो वेरी लो होता है, ठीक है। इसलिए आपको इसका एक्सीलरेशन दिखता नहीं है, नेग्लिजिबल फोर्स हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है Gm1m2/r²। अब इसमें बात करें, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है बच्चों, और ऑलवेज कैसा होगा नेचर में, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है और ये नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव। और ये लॉन्ग रेंज का भी फोर्स है, क्योंकि सन है बेटा यहाँ पर और ये हमारा अर्थ है, तो इनके बीच में जो है यहाँ पर आपको पता है कि जो है हमारा सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो काफी लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो फोर्स आपका वैक्यूम में लग रहा है वही फोर्स आपका एयर में, सॉरी वाटर में भी लगे, या कोई और भी मीडियम आप चेंज कर देते हो तो ये फोर्स का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम, तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो सेकेंड जो होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, ठीक है, वो जो है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, ठीक है, या किसी, हाँ, तो यहाँ पर देखो एक हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन होगा। और या एक प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये भी एक प्लस क्यू चार्ज हो गया, दोनों के बीच में क्या आने लगेगा बच्चों, रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, ठीक। दूसरा चीज जैसे ग्रेविटेशन से जो होता था हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है मीडियम पर डिपेंड करेगा, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो ये जो के होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही। तो एक के जो है वो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा के का जो वैल्यू होता है वो भी क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है, ठीक है। तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मीडियम पर ये डिपेंड कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया बात? आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज़ें और है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस है ग्रेविटेशनल को छोड़कर, ठीक है, जो पुश और पुल कांटेक्ट की वजह से आते हैं, वो सभी के सभी कैसे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे आपका टेंशन है, तो टेंशन में जो बच्चों वहाँ पर टेंशन, रोप में जो टेंशन लग रहा है, ठीक है, वो भी कैसा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फ्रिक्शन जो हो गया वो भी कैसा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल जो फोर्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। या फिर से जितने भी डिफॉर्म स्प्रिंग हो रहा है,
ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। या फिर से आप बोल सकते हैं कि जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस हो रहे हैं या रिपल्शंस हो रहे हैं वो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मैक्सिमम जो फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, आप रियल लाइफ में जो जितने भी फोर्सेस देख रहे हो वो सभी के सभी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ये ध्यान में रखना है। ये लॉन्ग रेंज का फोर्स भी होता है और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल वो ज़्यादा भी होती है। ओके। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे बच्चों न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ओके। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो न्यूक्लियर फोर्स में जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और ये क्या करता है, न्यूक्लियस के इनसाइड में ये लगता है और न्यूक्लियस के इनसाइड में जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो रिपल्सन होता है, जैसे आपको पता है न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब सारी चीजें। अब न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, चार्ज लेस होता है, ठीक है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है, तो हाईली रिपल्सन। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक बाइंडिंग फोर्स के जैसा काम करता है, ठीक है, वो क्या करता है उनको स्टेबल रखना है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ लार्ज electric repulsion between protons, radioactivity fusion anti result because of unbalancing the nuclear forces, it acts within the nucleus that too up to a very small distance। और डिस्टेंस मतलब रेंज जो होता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है बच्चों, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, एकदम ध्यान से रखना है। ओके। फिर उसके बाद जो हम लोग आएंगे यहाँ पर, इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वीक फोर्स जो है कोई भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इनके बीच में लगता है, अंदर इट्स एक्शन और न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू अ प्रोटॉन। अब जैसे इस केस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ये आगे हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर इस सारी चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है। द रेंज ऑफ वीक फोर्स इज वेरी स्मॉल, इसका भी रेंज जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है, एज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब इसका जो होता है ऑलमोस्ट 1 फर्मी के आसपास में, यानी 10⁻⁻15 मीटर के आसपास में। अगर आप हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के अगर हम लोग बात करेंगे तो जो यहाँ पर देखो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स वो सबसे ज़्यादा, न्यूज यानी न्यूज याद रखिए आप, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फिर उसके बाद जो है हमारे वीक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। जो नीट के बच्चे हैं बच्चों ये ध्यान में रखना है, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है कि 1:10⁻², 10⁻7 और 10⁻30। आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे क्या है, कम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, VVI है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, आज मैं बिल्कुल आपको थियरी बेस्ड चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में थियरी ही रहेगा, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हम लोग देखेंगे वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे जो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप में करेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट के बेसिस पर कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, तो दो टाइप के फोर्स होंगे बच्चों, एक होता है फील्ड फोर्स और दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ, जो फील्ड की वजह से, अब जैसे आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले गए तो वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगे। अब जैसे एक रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहाँ पर फोर्स फोर्स जो होगा एक्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है फील्ड जीरो हो गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो फोर्स विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हम लोग दो ऑब्जेक्ट का बात कर रहे थे, ये M1 M, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। या Q1 Q2 हो गया, ठीक है, डिस्टेंस आ रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स जो
कांटेक्ट के वजह से होता है, ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर्स के इंटरेक्शन की वजह से होता है, उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट दे एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर। तो जब भी दो फोर्सेस क्या होते हैं आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप का फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। कुछ और बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे सम स्टैंडर्ड फोर्स है, जैसे वेट, वेट बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। वेट जो mg हर एक ऑब्जेक्ट पर लगेगा। देखिए फोर्स एक्सपेरियंस बाय बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट बोलते हैं। इट इज अप्लीकेबल ऑफ ऑल बॉडीज हैविंग मास, जिसके पास भी मास है बच्चों उस पर ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा, वेट mg के इक्वल होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आप जानते हो। दूसरा फोर्स जो आता है बच्चों वो होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। अब बच्चों नॉर्मल जो है, ठीक है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जब भी हमारा लगेगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट है इसको आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, अब जैसे हमने रखा है यहाँ पर, तो ये नॉर्मल क्या करेगा, ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पर, ये ग्राउंड पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा देगा। ये क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये कांटेक्ट सरफेस के ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। या फिर सेक्शन डिस्टेंस, इस पर भी जो है हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक। या फिर से और भी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, तो ये देखिए यहाँ पर इस, आप जैसे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रखेंगे तो इस वाले केस में ये वाला देख रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया। ये क्या होगा बच्चों, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट सरफेस। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया, ठीक। तो ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारा टेबल है, ठीक है। अब टेबल क्या कर रहा है, अब टेबल पर अगर हम लोग बात कर दिया जाए, ये देख रहे हो टेबल, ये टेबल हर एक, अगर हम लोग ऐसे इसको बना दें, अगर हम लोग यहाँ पर बनाएं, तो टेबल क्या कर रहा है, ये चार पॉइंट पर जो है बच्चों इसको कंप्रेस कर रहे, कंप्रेसिव फोर्स भी है, एकदम ध्यान से समझना। ये क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स भी है। ये N3, N1, N2 और N4 यहाँ पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स इज डिपेंडेंट फोर्स, इट कम्स इन अ रोल व्हेन सरफेस प्रेसेस थ्रू। जब सरफेस एक दूसरे को प्रेस करेंगे तभी ये नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, बस रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये M1 है, ये M2। अब इनके बीच में हमें नॉर्मल देखना है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस नहीं कर रहे। तो जहाँ एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे वहाँ पर नॉर्मल आएगा। ये देखो ये भी कांटेक्ट में है बच्चों, ये भी कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस है, बट ये दोनों एक दूसरे को कोई भी नॉर्मल अप्लाई नहीं कर रहे। बट जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पर इस वाले केस में, आप इधर से फोर्स अप्लाई कर देते हो। अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल आएगा, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर भी नॉर्मल आएगा, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने कंप्रेस किया, क्या किया आप यहाँ पर कंप्रेस किया। तो जब भी कंप्रेसिव फोर्स आएगा तो वहाँ पर नॉर्मल फोर्स आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी अगर मैं कुछ एग्जांपल देखूँ, देखिए कि नॉर्मल फोर्स को समझना बहुत ज़्यादा है, किधर लगेगा, ऑलवेज कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जैसे मैं यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम लोग से पूछा जाए, देखो ये वाला जो हो जाएगा ये कांटेक्ट सरफेस है, ये क्या कर रहा है, एक ये जो ऑब्जेक्ट है प्रेस कर रहा है, तो इधर भी एक नॉर्मल लग जाएगा। यानी यहाँ पर मैं बात कर दूँ तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल लग जाएगा बच्चों,
इसको मैं N1 बोल सकता हूँ। यहाँ पर भी एक नॉर्मल आ जाएगा, इसको मैं N2 बोल दूंगा। समझ में आ रहा है? कुछ और भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, देखिए ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा देखिए ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये अगर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब समझ में अक्सर बच्चों को नहीं आता है। जो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आने वाले टाइम में आपको जो है चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप समझिए, ध्यान से समझिए, इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। कुछ और अगर हम लोग बात करें, कुछ और एग्जांपल देखेंगे बच्चों, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक ग्राउंड है, ये जो है हमारा एक रॉड है बच्चों। कैसा है? रॉड, एकदम ध्यान से समझिए। आपने एक ऐसे रॉड को रख दिया, हम्म, ध्यान से समझिए बच्चों। ठीक है, ये एक रॉड है। ठीक, अब देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो एक नॉर्मल, ये आ गया परपेंडिकुलर। यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ये आ गया परपेंडिकुलर। तो ये N1 और N2 तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगना चाहिए। और भी कुछ इसमें देखो, इसमें बहुत ज़्यादा और भी एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एक रॉड हो गया, और ये, और यहाँ पर जो है बच्चों मैं यहाँ पर कर दिया। अब इस वाले केस में देखिए, अब ये वाला जो हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल लग जाएगा N1, ये 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, ये आपका N1 है, ये N2 हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस का हमेशा क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। और भी कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये दोनों आपस में क्या आ गए? कांटेक्ट। ये दोनों एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, जब तक कंप्रेस नहीं करेंगे तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। ये क्या होगा? ये आप देखिए, ये जो है इसको कंप्रेस कर रहा है, तो इस पर ये नॉर्मल इधर लगा रहा है N1, तो सेम यही नॉर्मल ऊपर भी लगाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। एक ध्यान में रखना है कि नॉर्मल इज अ कंप्रेसिव फोर्स, और ये याद रखिए, इट इज अ compressive force and always act perpendicular to the contact surface। contact surface के क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर हो गया बात? आप समझ में आ गया आई थिंक। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे टेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर बच्चों। अगर जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने हैंग कर दिया, ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये अब इस mg को कोई ना कोई फोर्स चाहिए, तो ये स्ट्रिंग जो है इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? टेंशन बोल देते हैं। और ये जो होता है भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जब टेंशन को पुल किया जाता है, यानी स्ट्रिंग जो होना चाहिए, स्ट्रिंग मस्ट बी टाइट होना चाहिए बच्चों। अगर टाइट रखेंगे तभी टेंशन आएगा। इफ़ स्ट्रिंग इज लूज, इफ स्ट्रिंग इज लूज, अगर स्ट्रिंग लूज है तो वहाँ पर टेंशन जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? जीरो होता है। इफ मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पुल, टेंशन इट इज जीरो हो जाएगा। अ स्ट्रिंग सस्पेंडेड बाय अ रिजिड सपोर्ट इज पुल्ड बाय अ फोर्स F as shown in the figure। for calculating the tension point A we draw 4 वाली डायग्राम। तो जैसे टेंशन ऊपर नीचे फोर्स, तो टेंशन जो हो जाएगा वो F के इक्वल हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने M दे दिया, नीचे नीचे तो आपको पता है mg, अगर रेस्ट में तो टेंशन ऊपर लगेगा, टेंशन क्या हो गया? mg के इक्वल हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि टेंशन एक और ये जो लगता है टेंशन ऑलवेज एक्ट्स, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स along the along the string and away from the object, away from the object। ऑब्जेक्ट से कैसा लगेगा? ऑलवेज अवेयर लगेगा, एकदम ध्यान में रखना, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर टेंशन इधर लग रहा है, यहाँ पर टेंशन। अब टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ये ऑलवेज पुल करेगा, पुलिंग फोर्स, ठीक है। पुश नहीं कर सकता है टेंशन, एकदम ध्यान में रखना है आप। और भी अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल का बात करें यहाँ पर, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। और हमेशा देखना है टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा, देख रहे हैं नहीं, दूर लग रहा है, ये भी दूर लग रहा है टेंशन, तो ये ऑब्जेक्ट से अवे लगेगा, पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता है। एकदम ये बेसिक चीज़ है ध्यान में रखनी, क्योंकि ये सारी चीज़ अगर नहीं ध्यान में रखोगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी बच्चों। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग, आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सबसे पहला लॉ है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में आपको क्या सिखाया गया होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर से यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को चेंज करना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी उस ऑब्जेक्ट की स्टेट की मोशन जो हो पाएगी बच्चों, क्या हो पाएगी, चेंज हो पाएगी। ओके, तो जब तक अगर कोई फोर्स, अगर जैसे एक ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर फोर्स 0 है, तो ये जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू चेंज, अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, अपने में एक फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एफ 0 की इक्वल नहीं है, तो जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, ठीक है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करेंगे तब ऑब्जेक्ट जो है का मोशन से रेस्ट में आ सकता है, या उसकी स्पीड जो है बच्चों क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्लियर हो गया बात, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट यानी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी 0 नहीं होगा, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी नहीं 0 है बट फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और ये जो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ रहेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि एक्सटर्नल, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0 and then only the particle remains unaccelerated। और ये अनएक्सलेटेड कब रहेगा, जब एफ नेट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 0 होगा, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। जैसे यहाँ पर एफ नेट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया है, तो ए का जो वैल्यू हो गया वो भी कितना हो गया, 0 हो गया। करेक्ट, समझ में आया बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है, तो आपको बिल्कुल समझना है इन सारे चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे अभी जो है हमारा फर्स्ट मोशन को, फर्स्ट लॉ को जो है हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया अब वो क्या होता है कि कैप रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल टू चेंज इन स्टेट और मोशन, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या चाहता है, रेस्ट में ही बना रहे। जैसे आप कार में मूव कर रहे हैं या बाइक पर मूव कर रहे बैठे हुए, अचानक से आपका दोस्त ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, आप क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। या फिर से आप घोड़े पर बैठे, घोड़ा अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, आप पीछे की ओर गिर जाते हो। तो बच्चों यहाँ पर इनर्शिया जो है वर्क करता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो चाहता है मोशन में ही बने रहे, रेस्ट में है तो चाहता है क्या है, रेस्ट में ही बने रहे। तो अपने चेंज ऑफ स्टेट को क्या करता है, वो अपोज करता है, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखना कि इनर्शिया जो है हमारा बच्चों, इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास। जिसका मास जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया भी क्या होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे एक हमने एक क्या कर दिया बच्चों, एक गिलास रख दिया, क्या रख दिया यहाँ पर, एक गिलास, ओके, और यहाँ पर एक कॉइन रख दिया। अब इसको जैसे हम लोग खींचेंगे तो कॉइन जो है बच्चों अब क्या हो जाता है, एक कॉइन जो है नीचे गिर जाता है, कॉइन नीचे गिर गया, गिलास आ गया। तो अब क्या है कि इसकी इनर्शिया ज़्यादा थी, कॉइन की इनर्शिया
इनर्सिया जो है इज ग्रेटर, पॉइंट की इनर्सिया ग्रेटर है एज कंपेयर टू कार्ड, सो इट डज नॉट मूव, तो उसने मूव नहीं किया। तो जिसका मास जितना ज़्यादा इनर्सिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। इनर्सिया से मास को डिफाइन किया गया बच्चों कि इनर्सिया जितना ज़्यादा था मास भी उसी के प्रोपोर्शनल आ रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान में रखना है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। फोर्स जो है बच्चों वो जिसके वजह से मोशन में क्या होती है, चेंज होती है। अगर कोई रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, स्पीड बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें। विंड कैन हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एज डिस्क्राइब इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट इज फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन एज मेजर्ड बाय द एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इक्वेशन 2 एम ए इज नॉट अ फोर्स, बोल रहा है कि एम ए जो है वो कोई फोर्स नहीं है। ऑप्शन 2 डज नॉट से दैट द प्रोडक्ट एम ए इज अ फोर्स, ऑल द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स आर एडेड, सभी फोर्सेस, अगर मान लें यहाँ पर 10 फोर्सेस है, इधर F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, ये F3 लग रहा है, ये F4 लग रहा है, ठीक है। तो इन सभी फोर्सेस के वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इन सभी फोर्सेस के F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा और उसकी वजह से नेट फोर्स जो होगा मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आर एडेड वर्टिकली टू generate the net force on the left side of the equation. This net force is then equated to the product of the mass of the object and acceleration that result from the net force. तो इनके रिजल्ट से क्या आता है, इनके जब नेट रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो होता है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम तो जानते हो बच्चों, मोमेंटम पी एम इंटू वी, इसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ये लीनियर मोमेंटम, ये क्या है बच्चों, लीनियर मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। इसका एसआई यूनिट का बात करें बच्चों, एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो आपका केजी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन की अगर बात कर दिया जाए, डायमेंशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन, ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट। तो बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये एफ नेट की इक्वल होगा बच्चों, ये बोलता है, ठीक है। चलिए अब इसमें अलग अलग केस देखते हैं, और F इज इक्वल टू डी और m इंटू वी बाई डी टी। तो इफ m इज कांस्टेंट एंड v नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो इस वाले केस में F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी टी, जो आ जाएगा m इंटू ए, तो ये आएगा, ओके। अगर मान के चलते हैं बच्चों कि इफ m जो है वो कांस्टेंट नहीं है और v जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो इस केस में हम लोग f इज इक्वल टू क्या कर देंगे, अब हम लोग v को बाहर कर लेंगे, यह आ जाएगा dm बाई डी टी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये मास चेंज होने की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं, ये भी फोर्स ही है, ओके। और भी अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहते हैं, इफ m एंड v बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। अब जैसे इन दोनों वेरिएबल हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस वाले केस में जो आ जाएगा f इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपका डी एम वी बाई डी टी, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, तो ये आ गया, यानी एम ए प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी, इन दोनों का समेसन आ जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान में रखना है, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये आपको ध्यान में
रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है बच्चों वो क्या होता है, फोर्स होता है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पर। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ हो गया वो तो कंप्लीट हो गया। न्यूटन्स के थर्ड लॉ का बात करेंगे। तो आपको भी पता है कि कोई भी एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होता है वो क्या होता है, यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर ए है वो बी पर क्या कर रहा है, इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो सेम फोर्स जो है बच्चों बी भी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आर नॉन एज एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए कुछ कंडीशन है, अक्सर जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस पर एम जी लग रहा है, एन इज इक्वल टू एम जी, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं। तो बच्चों ये ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। बताइए तो एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं। कौन कौन बच्चे बता रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन पेयर है, बता दो बच्चों फटाफट। है क्या एक्शन रिएक्शन पेयर? नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो बच्चों जब एक्शन रिएक्शन पेयर ये नहीं है तो फिर ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बोलेंगे। फोर्स तो मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों फोर्सेस साथ में एक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्ट कर रहा है फिर भी नहीं है, दोनों फोर्स कंडीशन कि दोनों फोर्सेस साथ में एक्ट करना चाहिए। ठीक है, टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, बोलोगे सर यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वी आई है बच्चों, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट करना चाहिए। यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं कर रहा है, ये सेम ऑब्जेक्ट पर ही क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। समझ में आया बात, बहुत बढ़िया। अब और हम लोग बात करेंगे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन में भी फोर्सेस एक्ट करना चाहिए और मैग्नीट्यूड में इक्वल और नेचर में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए। कुछ और बातें जो है आप नोट पॉइंट में याद रखिए बच्चों, नोट पॉइंट में कुछ और बातें याद रखिए कि जो हमारा मोमेंटम था, मोमेंटम पी, तो पी इज इक्वल टू बच्चों हमने बताया था एम इंटू क्या होता था, वी होता था, वेक्टर क्वांटिटी था। और ये देखिए कि हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि जो एफ था वो क्या था, डी पी बाई डी टी। तो अगर कोई ग्राफ दे दिया बच्चों, ये पी है और ये पी है और यहाँ पर थीटा दे दिया, तो यहाँ पर जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, स्लोप होता है बच्चों, और टेन थीटा डी पी बाई डी टी आएगा तो ये फोर्स हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ पी टी ग्राफ gives फोर्स। और यहाँ पर और भी ध्यान देना है बच्चों कि डी पी इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये टी वन से कहाँ तक, टी टू तक। जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पी टू माइनस पी वन एफ डॉट इंटीग्रेशन ये आएगा। अच्छा, अगर मान लो कि मैंने इधर एक ग्राफ बना दिया, ये फोर्स है और इसको टाइम बोल दिया, और यहाँ पर हमने ये एरिया ले लिया छोटा सा, तो ये जो डी ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एरिया एफ डॉट डी टी आ गया, एफ डॉट डी टी। ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया। दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है बच्चों, तो फ्रॉम वन एंड टू आपको ये देखने को मिल गया
कि जो P2 माइनस P1 है वो एरिया है, एरिया यानी एरिया ऑफ एफटी कर्व गिव्स क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो बच्चों आप अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें, और आने वाले समय में और भी बेहतरीन चीज़ें आने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच।